नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। देखिए, भारत दौरे पर कनाडा के पीएम मार्क कार्नी है, तो एक बड़ी जानकारी आपको दे दे। आज से 4 दिन के भारत दौरे पर वो आ रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक भारत यात्रा मानी जा रही है। पीएम मोदी के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते भी नजर आएंगे। पीएम मोदी के साथ उच्च स्तरीय वार्ता भी करेंगे। क्लीन एनर्जी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत आ रहे हैं। कार्नी 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ये प्रधानमंत्री कार्नी की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री 27 फरवरी को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचेंगे। अगले 2 दिन वो कई व्यावसायिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा भारतीय और कनाडाई सीईओ, उद्योग एवं वित्तीय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों के अलावा भारत में स्थित कनाडाई पेंशन फंड्स के प्रतिनिधियों से भी बातचीत वो करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री कार्नी 1 मार्च को नई दिल्ली पहुंचेंगे और 2 मार्च को दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। दोनों नेता भारत कनाडा की रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। ये यात्रा भारत और कनाडा द्विपक्षीय संबंधों के सामान्य होने और नए सिरे से विश्वास बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब प्रधानमंत्री मार्क भारत और कनाडा के संबंधों को फिर से मजबूती देंगे। आपसी भरोसा बहाल करने और सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में ये प्रयास बताया जा रहा है। क्या यह यात्रा दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई खटास को दूर कर नई ऊर्जा, सकारात्मकता और भरोसे के साथ साझेदारी को बढ़ाने का मजबूत संकेत देगी? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। अब यहाँ ये समझना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिरकार ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो कार्नी का भारत दौरा क्यों खास है, वो हम आपको बताते हैं। दोनों देशों ने अपने हाई कमिश्नर बहाल कर दिए हैं, जहां आपको बता दें निवेश और व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। साल 2023 में भारत कनाडा संबंध बिगड़े थे। आपको बता दें तत्कालीन पीएम ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। आतंकी हरदीप निज्जर को लेकर के भारत पर आरोप लगाए गए थे। भारत ने आरोपों को बेबुनियादी बताकर खारिज किया था। दोनों के बीच राजनयिक तनाव भी बढ़ गया था। कार्नी रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये दौरा बेहद ही खास है, कनाडा के लिए भी और भारत के लिए भी। भारत से अब हम ये भी जान लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि भारत से कनाडा को एक्सपोर्ट क्या चीजें होती हैं, वो भी हम जानते हैं। देखिए, फार्मा ये एक्सपोर्ट होती हैं, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल, मशीनरी और जेम्स ज्वेलरीज जो हैं वो यहाँ से भारत से कनाडा को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। अब कनाडा से भारत में क्या एक्सपोर्ट होता है वो जान लेते हैं। दालें, पोटाश, कोयला, ये तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ पर कनाडा से भारत को एक्सपोर्ट किया जाता है। उन चीजों में दालें आती हैं, पोटाश आता है, कोयला आता है, वुड पल्प आता है, एयरक्राफ्ट और उसके पार्ट्स भी यहाँ पर आते हैं। और अब इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार बने हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है संजीव जी एचएनएन न्यूज पर। संजीव जी, जब भारत और कनाडा का जिक्र होता है तो हमें 2023 जरूर याद आता है और कनाडा की राजनयिक स्थितियां भी जरूर याद आती हैं। अब ऐसे में एक संबंध को एक बार फिर से सुधारने की कवायद, इसे मान सकते हैं हम? जी बिल्कुल। अब देखिए, कनाडा और भारत के जो संबंध हैं वो अब सुधार की प्रक्रिया में है और उस संदर्भ में जो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की जो भारत की यात्रा है वो एक बेहद महत्वपूर्ण उसका स्टेप है। और जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में बताया भी कि 2023 में जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी तो उस समय उनकी बहुत ही अपरिपक्व और एक नकारात्मक सोच की वजह से भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो तनावग्रस्त हो गए थे। अनेकों बेबुनियाद आरोप उन्होंने भारत के ऊपर लगा दिए थे। लेकिन अब वो सरकार चली गई है और अब नए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सरकार है और मार्क कार्नी जाहिर है कि अब उनके कार्यकाल के दौरान इन संबंधों में लगातार बेहतरी हो रही है। अनीता आनंद जो वहाँ की कनाडा के विदेश मंत्री, उन्होंने भी भारत की यात्रा की थी और स्वयं मार्क कार्नी भी आ रहे हैं।
तो प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी ये जो पहली भारत यात्रा है, वो जाहिर है कि उससे भारत और कनाडा के संबंधों में जो तनाव आ गया था वो दूर होगा। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी, हम पहले भी इस बात को लगातार डिस्कस करते थे कि भारत और कनाडा के बीच के जो संबंधों की जो नींव है वो बहुत मजबूत है। भारत और कनाडा दोनों ही लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। दोनों के बीच में जाहिर है कि हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर, साझा चुनौतियां हैं। और दोनों ही नेताओं के, दोनों ही देशों के बीच का जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो भी बहुत गहरा है। और उसमें जो हमारी लगभग जो आबादी में सिख आबादी भी जो वहाँ पर बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है, 8 लाख की उनकी संख्या है, और 30 लाख के लगभग जो हमारे पूरे प्रवासी वहाँ भारतीय हैं, सभी का एक बहुत बड़ा योगदान इन संबंधों। लेकिन संजीव जी, इस दौरे का जिक्र जरूर करेंगे हम, क्या कुछ डील होने वाली है उस पर भी जरूर हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार अगर हम कनाडा की राजनीति पर ध्यान दिया जाए, काफी ज्यादा स्थिरता नजर नहीं आती है वहां की सरकारों को लेकर के। तो वहां की जो स्थितियां देखने को मिलती है, एक प्रधानमंत्री आते हैं जो कई सारी ऐसी भारत विरोधी नीतियां उनकी देखने को मिलती है, उनके बयानों से स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद अब कार्नी आते हैं। कार्नी की अगर भूमिका की बात कर ली जाए, क्या इनकी भूमिका भारत के पक्ष में मानी जा सकती है? किस तरह की भूमिका इनको हम देखें? नहीं, देखिए, कनाडा में जो पिछली सरकार थी, जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी, वो अल्पमत की सरकार थी। लेकिन अभी ये जो मार्क कार्नी की जो सरकार है, उनको एक अच्छा खासा उनको एक मैंडेट मिला है और एक कंफर्टेबल स्थिति में है। और जाहिर है कि ये जो सरकार अस्थिर नहीं होगी, ये बात तो स्पष्ट रूप से दिखती है। और जो पिछली जस्टिन ट्रूडो की सरकार को, क्योंकि वो अल्पमत की सरकार थी, उसी वजह से एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी नामक एक जो संगठन है जो कि अनेक भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता था, उसका समर्थन लेना पड़ता था। तो उस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और जगमीत सिंह नामक जो नेता जो उस पार्टी का था, उसको अपीच करने के लिए और अपनी सरकार को बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने भारत के विरुद्ध अनेक तरीके की बयान दिए और बेबुनियाद आरोप लगा दिए। लेकिन अभी जो वर्तमान की सरकार है वो रिलेटिवली बहुत स्थिर है, और ये जो सरकार आने वाले समय में अपनी स्थिरता बनाए रखेगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन वर्तमान समय में कनाडा के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जिस तरीके का प्रेशर है, और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से कनाडा को 51st स्टेट बनाने इत्यादि की वो जो बातें उन्होंने की, और अब जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन ग्रीनलैंड को और अन्य क्षेत्रों को अपने प्रभाव में लेना चाहता है, और वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जिस तरीके का डोमिनेशन अमेरिका स्थापित करना चाहता है, उन सबके विरुद्ध जाहिर है कि मार्क कार्नी अपनी जो पॉस्चरिंग है वो रोबस्ट बना रहे हैं। डावोस का अभी जो एक विश्व आर्थिक मंच का जो बैठक हुई थी, उसमें मार्क कार्नी की जो स्पीच है जो उन्होंने दिया था, उसको अभी भी विश्व में अनेक जगह इसकी चर्चा की जाती है कि कनाडा अब अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है। और ऐसे में जब अमेरिका का इतना ज्यादा दबाव है, ट्रंप प्रशासन का इतना ज्यादा दबाव है कि उसके अस्तित्व के ऊपर ही वो संकट पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे में कनाडा अनेक राष्ट्रों के साथ, महाशक्तियों के साथ संबंधों को बढ़ाना चाहता है, चाहे वो चाइना और यही वजह है संजीव जी, माना जा सकता है यही वजह है, क्योंकि भारत को एक बेहतर ऑप्शन की तरह बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। भारत का बाजार बहुत ज्यादा बड़ा है और इसीलिए कई ऐसे देश हैं जो यहाँ पर आने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं, हमारे साथ अच्छे बेहतरीन संबंध अपने स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और कनाडा भी इसी कोशिश में है। अब 1 मार्च को जब वो दिल्ली आएंगे, महत्वपूर्ण मुलाकातें होंगी, उस पर भी जरूर निगाहें टिकी हुई रहेंगी सबकी। जी बिल्कुल। देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है ही, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और इस यात्रा के बाद इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है कि भारत और कनाडा के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के जो नेगोशिएशंस, जो कि रिश्तों में तनाव आने की वजह से रुक गए थे, वो अब फिर से आगे बढ़ेंगे, उसमें प्रगति होगी। और भारत और कनाडा के बीच में भी अगर कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, कोई डील होती है, तो उससे दोनों ही इकोनॉमीज को फायदा होगा। साथ ही साथ कनाडा इस बात को भी जानता है कि भारत इंडो पैसिफिक रीजन का एक सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के कनाडा की अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें भारत उसका इंटीग्रल पार्ट है। और जाहिर है कि भारत, जैसा कि मैंने कहा, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी तो है ही। इंडो पैसिफिक रीजन का जो 21वीं सदी में महत्व है उसको भी कनाडा समझता है, और उस लिहाज से भी वो भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के साथ गहरा संपर्क स्थापित करना चाहता है। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि इस यात्रा के दौरान अनेकों महत्वपूर्ण सहमतियां होंगी,
एफटीए पर जो फर्दर प्रोग्रेस होगा और अन्य महत्वपूर्ण जो सेक्टर्स हैं उसमें भी गहरे बिल्कुल, कोलैबोरेशन क्योंकि को संजीव स्थापित जी करने देखिए, अभी इजराइल से प्रधानमंत्री आए हैं और अब एक के बाद एक यहाँ पर बहुत सी बैठकें देखने को मिल सकती हैं, और उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री से यहाँ मिलना, इजराइल हो, कनाडा हो, और बाकी हमारे जो राज्य की सरकारें हैं वो भी जापान, सिंगापुर और अन्य देशों में जाकर के कई सारे इन्वेस्टमेंट लाने की कवायद में है। लेकिन बात कनाडा को लेकर के कर लेते हैं। कनाडा से दाल, पोटाश, कोयला और ऐसी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं भारत में। सुरक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारत की बहुत कवायद की तमाम देशों से, उन देशों से ज्यादा संपर्क किया जाए या ज्यादा से ज्यादा उनसे बिठाया जाए जहां की सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत है। कनाडा को लेकर के क्या इस क्षेत्र में हम बात कर सकते हैं? देखिए, कनाडा के पिछली सरकार को भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपको कनाडा के अंदर की चल रही एंटी इंडिया एक्टिविटीज को पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई करनी होगी। जो अनेक खालिस्तान समर्थक, जो आतंकी अतिवादी जो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। पहले ही भारत ने, हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने कनाडा को एक लंबी लिस्ट दे रखी है कि अनेक ऐसे खालिस्तान समर्थक, अतिवादी, आतंकपरस्त जो शख्सियतें हैं वो वहां पर मौजूद हैं, वहां शरण लिए हुए हैं, उसको वो भारत के हवाले करे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बातचीत होगी मार्क कार्नी के आने के बाद, उसमें वो जरूर आतंकवाद और अतिवाद के ऊपर जो भारत का एक जीरो टॉलरेंस का जो रुख है, उसके तहत भी भारत जाहिर है कि कनाडा के कार्नी सरकार से अधिक सहयोग की अपेक्षा करेगा और सुरक्षा संबंधी विषयों पर भी बातचीत हो सकती है। एक अन्य जो सेक्टर है यूरेनियम जो को भारत को निर्यात करने का, इस संदर्भ में भी बातचीत आगे बढ़ सकती है। और कनाडा और भारत के संबंध अगर अच्छे होते हैं तो जाहिर है कि अनेक महत्वपूर्ण जो की सेक्टर्स हैं उसमें दोनों देश प्रगति करेंगे, इस स्पष्ट रूप से दिखता है। बिल्कुल, और ऐसे में क्योंकि जब बात यहाँ खालिस्तानियों को लेकर के जिक्र हो रहा है, भारत ने पहले एक लिस्ट जारी कर दी है, तो क्या माना जा सकता है कि इस मुलाकात में भी इस विषय पर चर्चा हो सकती है या इसे अभी नजरअंदाज किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। और ये जो आज का जो भारत है वो जाहिर है कि आतंकवाद और अतिवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस का रुख रखता है और भारत इस बात की पूरी कोशिश करेगा कि एक आपसी सहमति बनाई जाए और जिससे कि अनेक ऐसे जो वांटेड आपराधिक जो अनेक तरीके की गैंग्स वहां पर ऑपरेट करते हैं, जो भारत में अनेक तरीके की आपराधिक गतिविधियां अंजाम देते हैं, और उसके साथ साथ आतंकी खालिस्तान समर्थक जो आतंकी संगठन है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी वहां पर एक्टिव रहती है। तो अनेक जो भारत की सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं और जो कंसर्न्स हैं वो जरूर भारत मार्क कार्नी के साथ शेयर करेगा और उनसे अपेक्षा करेगा कि वो अधिक से अधिक उसमें सहयोग दें और ये जो आतंकवादी, अतिवादी, जो आपराधिक जो ताकतें हैं वहां पे कनाडा की धरती पर, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके दिखाएं। चलिए, ठीक है संजीव जी, आपका बहुत शुक्रिया एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए।